नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ गोंडा से। बृजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची दिल्ली पुलिस। 12 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। एसआईटी ने अब तक 137 लोगों के बयान लिए हैं। तो बड़ी खबर गोंडा से, जहां बृजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची है दिल्ली पुलिस। 12 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। एसआईटी ने अब तक 137 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। तो गंभीर आरोप बृजभूषण शरण सिंह, डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद, जिन पर गंभीर आरोप हैं, यौन उत्पीड़न तक का आरोप उन पर है। और इन आरोपों के बीच 12 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं और दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंची है। तो एसआईटी ने अब तक 137 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। लगातार महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। हाल ही में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, जिसके बाद थोड़े स्वर महिला पहलवानों के शांत हुए हैं। लेकिन अभी भी सत्याग्रह करने की उनकी तरफ से बात कही गई है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली पुलिस बृजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची है, जो कि बड़ी बात है। क्या कुछ हो रहा है, क्या बड़ी अपडेट है, लगातार आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 12 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। एसआईटी ने अब तक 137 लोगों के बयान लिए हैं। तो बड़ी अपडेट गोंडा से, बृजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची है दिल्ली पुलिस। तो लगातार जांच हो रही है। बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप है और इन सब के बीच दिल्ली पुलिस बृजभूषण शरण सिंह के घर पहुंच गई है। 12 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। एसआईटी ने अब तक 137 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। बृजभूषण शरण सिंह पर 2 एफआईआर हैं, जहां एक एफआईआर महिला पहलवानों ने की है, दूसरी नाबालिग ने आरोप लगाए हैं यौन उत्पीड़न के। लेकिन अब वो बयान वापस ले लिया गया है। और सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता कादिर अंसारी गोंडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कादिर, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? बृजभूषण शरण सिंह के घर दिल्ली पुलिस पहुंची है, क्या कुछ हलचल हो रही है, क्या कुछ हो रहा है वहां? देखिए, गोंडा के कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बिश्नोहरपुर आवास पर दिल्ली पुलिस का डेरा है और दिल्ली पुलिस ने डेरा डाल रखा है। और दिल्ली पुलिस के पहुंचने के बाद में बृजभूषण शरण सिंह का बयान नोट किया गया। वहीं 12 लोगों के बयान और नोट किए गए हैं, उनके आधार कार्ड और सारे एविडेंस लिए गए हैं और लगातार बयान लिए जा रहे हैं। एसआईटी की भी टीम यहाँ पे मौके में मौजूद है। और बिश्नोहरपुर में जिस तरीके से हलचल हुई है, दिल्ली पुलिस का डेरा दिल्ली पुलिस पहुंची है, जिसके बाद में बयान लेने पहुंची है और यहाँ पे पूरी तरीके से हलचल है, लगातार बयान लिए जा रहे हैं। और जिस तरीके से पहलवानों का आरोप था, आरोप को लेकर के अब कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए 12 लोगों के बयान लिए गए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में कादिर, देख रहे हैं आए दिन कोई नए खुलासे हो रहे, नया मोड़ ले रहा है ये पूरा मामला। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से महिला पहलवान ने मुलाकात की, जिसके बाद उनके स्वर शांत हुए। लेकिन इस बीच जो नाबालिग लड़की थी जिसने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उसने अपना बयान वापस लिया है, अपनी शिकायत वापस ली है। तो इन संबंधों के बीच में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं अब? देखिए, जिस तरीके से रेसलर जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर विनेश फोगाट हो, बजरंग पुनिया हो, साक्षी मलिक हो, सभी लगातार जो है अपने कई बयान जो है सामने आए। कल भी कई बयान सामने आए, जिसके बाद में जो है विनेश फोगाट हो चाहे साक्षी मलिक हो, सभी ने जो है साफ तौर से मतलब मीडिया के सामने रूबरू हुए। उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि जिस तरीके से जो बयान वापस लेने की जो बात कही गई है, उनका कहना था कि ये बयान हमने वापस नहीं लिया, जो बयान हमने दिया है तो उस बयान पर हम अटल हैं और जो भी साक्ष्य हैं वो हम लोगों ने कोर्ट में अपने अपने साक्ष्य दे दिए हैं। अब उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है मंत्री से जो है जल्दी इन लोगों ने मुलाकात की, मुलाकात के बाद में आरोप प्रत्यारोप, कहीं ना कहीं खबरें ऐसी आई कि बयान वापस ले लिया। लेकिन जिस तरीके से पहलवान जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप नेता जो है इनका समर्थन कर रहे हैं, तो बृजभूषण शरण सिंह भी जहां 5 तारीख को जनचेतना रैली अयोध्या में होनी थी, उसको जो है किन्हीं कारणों से उन्होंने निरस्त किया, जिसके बाद में 11 तारीख को पालपुर में ये रैली करने जा रहे हैं और जिसके लिए लगातार वो लोगों से भीड़ जुटाने की अपील कर रहे हैं। लेकिन ये रैली क्योंकि 2024 का चुनाव भी है, अब देखना होगा किस तरीके से, क्योंकि बृजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप है वो बेहद ही गंभीर आरोप है और खिलाड़ी जो है किसी तरीके से मानने के लिए नहीं तैयार है। खिलाड़ी लगातार जो है बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
वहीं आज जब दिल्ली पुलिस इनके आवास पहुंची है, तो इसके बाद में अब ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही। बिल्कुल। और देखिए, दिल्ली पुलिस की टीम क्या वहां से निकल गई है कि अभी और वक्त लगेगा? कुछ इस संबंध में अपडेट मिल पाई है कादिर? देखिए, दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस अभी भी बिश्नोहरपुर आवास ब्रिजभूषण सिंह का जो आवास है वहीं पे है, वहां से अभी निकली नहीं है। लगातार जो है जांच कर रही है और कई बयान और लिए जा रहे हैं। अभी दिल्ली पुलिस बिश्नोहरपुर बिल्कुल। तो देखिए, अभी भी बयान लिए जा रहे हैं। बड़ी अपडेट कादिर अंसारी हमारे संवाददाता ने पहुंचाई है, जहां लगातार दिल्ली पुलिस अब परिजनों के बयान दर्ज कर रही है। बड़ी अपडेट गोंडा से सामने आई। बहुत शुक्रिया कादिर आपका। और अब बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक आज सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। आज मंगलवार का दिन है, अहम चर्चा होती है, कई अहम प्रस्तावों पर मंथन किया जाता है इस कैबिनेट बैठक के दौरान। आज भी कैबिनेट बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में होगी और इस दौरान जन कल्याणकारी जो प्रस्ताव हैं उन पर खास तौर से चर्चा की जाती है। अलग अलग विभागों से जुड़े मंत्री शामिल रहते हैं इस बैठक में और जो बड़े प्रस्ताव होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे में आज भी कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगने की संभावना है। ऐसे में देखना यह होगा कि कौन कौन से बड़े प्रस्तावों पर चर्चा होती है, मोहर लगती है, जो कि जनता के लिए उपयोगी साबित होते हैं, जनता के कल्याण के लिए होते हैं। वो कौन कौन से प्रस्ताव चर्चा का विषय रहते हैं। फिलहाल शाम 4 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। सीएम आवास पर ही यह महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होगी। कॉन्फ्रेंस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग 2023 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र आज करेंगे। इसका उद्घाटन दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 10 बजे कार्यक्रम का आयोजन। एनडीएमए, एसडीआरएफ, होम गार्ड के अधिकारी मौजूद रहेंगे। सिविल डिफेंस, फायर सर्विस के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स टू डिजास्टर मैनेजमेंट पर चर्चा की जाएगी। तो केंद्रीय मंत्री शामिल रहेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 10 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो एनडीएमए, एसडीआरएफ, होम गार्ड के अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स टू डिजास्टर मैनेजमेंट पर चर्चा होगी। तो इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स टू डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि एक गंभीर विषय है, इस पर चर्चा की जाएगी। कॉन्फ्रेंस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग 2023 का उद्घाटन कार्यक्रम है आज और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र आज करेंगे उद्घाटन। लखनऊ से अगली खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। तैयारियों को लेकर गांव-गांव तक बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जाने की तैयारी कर रहे हैं। 10 दिन में 4 करोड़ परिवारों तक बीजेपी पहुंचेगी। जहां तैयारियों को लेकर गांव-गांव तक बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचेंगे। 21 जून से 30 जून तक चलेगा बीजेपी का घर घर जनसंपर्क अभियान। केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री घर घर जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और बूथ कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। घर घर जाके मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। 10 दिन में यूपी के 1.74 लाख बूथों तक बीजेपी के नेता जाएंगे। तो बीजेपी की ये बड़ी तैयारी, जहां 10 दिन में यूपी के 1.74 लाख बूथों तक बीजेपी नेता पहुंचेंगे। और प्रयागराज से अब खबर, बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आज प्रयागराज फूलपुर संसदीय क्षेत्र में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मिलित होंगे। प्रयागराज फूलपुर संसदीय क्षेत्र में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह विशेष कार्यक्रम। तो सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मिलित होंगे। प्रयागराज से यह बड़ी खबर, बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आज प्रयागराज फूलपुर संसदीय क्षेत्र में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन रखा गया है, जिस दौरान मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह विशेष कार्यक्रम है। सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेता भी सम्मिलित होंगे। चर्चा की जाएगी, उपलब्धियों के बारे में बात की जाएगी। 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा है, कितना सफल रहा है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो ये विशेष आयोजन प्रयागराज में आज फूलपुर संसदीय क्षेत्र में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन,
मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह विशेष कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाया। पूर्वांचल के कई जिले से फरियादी अपनी फरियाद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पहुंचे और इस दौरान क्योंकि फरियादियों को भी उम्मीद होती है, एक मुखिया होने के नाते सीएम योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय हैं और ऐसे में जो फरियादी हैं बड़े ही उम्मीद के साथ पहुंचते हैं इस जनता दर्शन में। और आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार के जरिए फरियादियों की फरियाद को सुना है और इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निस्तारण किया जाए। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। हरेंद्र, क्या कुछ अपडेट? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के आज दौरे का आखिरी दिन है, जनता दरबार उन्होंने लगाया है, फरियादियों की फरियाद को सुना है, आगे भी कोई कार्यक्रम है? कितने बजे उनका रवाना होने का समय है? देखिए, आज दौरे का तीसरा दिन है। बस चंद समय बाद ही गोरखपुर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे, लेकिन 500 से अधिक लोगों ने मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में पहुंच करके अपनी समस्या को मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। खास तौर से बता दें कि आज का जो जनता दर्शन कार्यक्रम रहा, इस जनता दर्शन कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीड़ित पहुंचे थे राजस्व विभाग, लेखपाल और कानूनगो के नुमानी से परेशान होकर के लोगों ने मुख्यमंत्री से आज गुहार लगाई है और मुख्यमंत्री से अपनी समस्या कही है कि लेखपाल हमारे जमीनों को गलत बता करके लोगों का कब्जा कराने का प्रयास कर रहा, भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। इस तरह की कई समस्याएं लेकर के लोग पहुंचे हुए थे। कई महिलाएं पहुंची थी अपने परिवार की समस्याएं लेकर के कि हमारा पति मारता है, पीटता है, घर से निकाल देता है, परिवार के लोग हमें पूछते नहीं, बच्चों को लेकर के दर दर भटकते रहते हैं। तो सबकी समस्या को सुनने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस के अधिकारियों को, राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि समस्याओं का समाधान इनका किया जाए और तत्काल किया जाए और जांच पड़ताल करने के बाद ही जो है कि कुछ निर्णय लिया जाए, क्योंकि जमीनी मामले में अधिकतर मामले गलत तरीके से आते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री गोरखपुर में मिलना मुख्यमंत्री का आसान है, इसलिए तरह तरह के आरोप लगा करके लोग भीड़ इकट्ठा करके मुख्यमंत्री से मिलने भी जाते हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया है कि राजस्व विभाग के मामले में बगैर जांच पड़ताल किए किसी की बातों को ना सुना जाए, एक पक्षीय ना सुना जाए, दोनों पक्ष को बैठा करके समझ लिया जाए, जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई ठोस निर्णय लिया जाए। इस तरह का आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को देते नजर आए हैं। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से उन समस्याओं का निस्तारण पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर रखते हैं कि आखिर फरियादियों की फरियाद जो है सुलझ भी रही है कि नहीं, ये बेहतर बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, सपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। सपा के प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन है, जहां लखीमपुर में आदर्श जनता इंटर कॉलेज में संपन्न होगा ये प्रशिक्षण शिविर। बूथ स्तर से लेकर जिला तक के 5000 प्रशिक्षार्थी इसमें भाग लेंगे, जहां कार्यक्रम में बूथ प्रबंधन से लेकर लोकसभा चुनाव के प्रबंधन पर चर्चा होगी। आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संबोधन भी होगा। प्रशिक्षण शिविर को लेकर सपा ने बड़ी बात कही है कि शिविर में लोकतंत्र का भविष्य, कृषि संकट, सामाजिक न्याय पर चर्चा होगी। जातीय जनगणना, आर्थिक संकट और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। तो आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संबोधन भी होगा। प्रशिक्षण शिविर 2 दिवसीय ये शिविर था, जहां कल इस शिविर की शुरुआत हुई और आज इसका समापन के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इसमें शिरकत करेंगे और संबोधित करेंगे। लखनऊ से अब खबर, एकाना स्टेडियम की होर्डिंग से हादसे का मामला। एकाना प्रशासन पर घायल सरताज के भाई की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। 304A और 338 की धाराओं में दर्ज हुई है रिपोर्ट। घायल के भाई की तहरीर पर सुशांत गोल्ड सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। तो एकाना प्रशासन पर रिपोर्ट दर्ज की गई है 304A और 338 की धाराओं में। घायल के भाई की तहरीर पर सुशांत गोल्ड सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। तो एकाना स्टेडियम की होर्डिंग से हादसे का ये पूरा मामला है। अब इस पूरे मामले में
घायल के भाई ने तहरीर दी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। काना प्रशासन पर घायल सरताज के भाई की शिकायत पर एफआईआर अब दर्ज हो गई है। 304A और 338 की धाराओं में रिपोर्ट लिखी गई है। ललितपुर के रावगढ़ के पास सवारियों से भरी टैक्सी पलट गई। लगभग 1 दर्जन सवारियां घायल हो गई। मडवारी से ललितपुर की ओर जा रही थी टैक्सी। कुत्ते को बचाने के दौरान यह बड़ा हादसा हो गया। हम आ रहे थे मड़वारी से। फिर क्या हुआ? कुत्ता आया सामने, मेरे को कुत्ता को बचाया, बस कुत्ता गली डायरेक्ट पलटी खा गई तरती। ललितपुर आ रही थी टैक्सी? हाँ, ललितपुर आ रही। कितनी सवारियां थी टैक्सी? 14 सवारी। सब लोगों को चोटें हैं? हाँ। लखनऊ से अब खबर, दंपत्ति को घर के बाहर पाकर बदमाशों ने लूट की। दंपत्ति को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 3 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। दंपत्ति को बंधक बनाकर लूट की जानकारी जुटाने के लिए पहुंचे अधिकारी, जहां ठाकुरगंज थाना क्षेत्र स्थित बाबा बलदासपुरम की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ के रोरावर थाना इलाके के गोंडा पुल के पास की कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। अज्ञात कारणों के चलते आग लगने की संभावना जताई जा रही है। अज्ञात आग लगने की वजह से घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना के बाद मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद से अब खबर, न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां धर्म परिवर्तन पर अल्पसंख्यक आयोग का संज्ञान। जैन धर्म के किशोर युवक के धर्म परिवर्तन पर अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया है। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। पूरे प्रकरण की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा गया है। पुलिस ने ऐप की कंपनी को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। साइबर सेल की टीम ऐप पर खंगाल रही है किशोरों का डेटा। तो धर्मांतरण का ये पूरा खेल चल रहा था, जिसको उजागर किया न्यूज़ 1 इंडिया ने, प्रमुखता दी और इसका असर देखिए देखने को मिला है, जहां ऑनलाइन गेम के जरिए, ऑनलाइन ऐप के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा था। एक जैन और हिंदू लड़के का धर्मांतरण कराया गया, आयतें पढ़ने के लिए कहा गया। इस खबर को जैसे ही न्यूज़ 1 इंडिया ने उजागर किया, इस पर संज्ञान लिया गया है। अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया है, बाकायदा पत्र लिखा है और इस पत्र के जरिए कार्रवाई की मांग की गई है। तो पूरे प्रकरण की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा गया है और पुलिस ने ऐप की कंपनी को पत्र लिखकर पूरी जानकारी मांगी है इस ऐप के बारे में। साथ ही साइबर सेल को भी सक्रिय कर दिया गया है। अब साइबर सेल की टीम जो है ऐप पर किशोरों का डेटा खंगाल रही है कि आखिर वो कौन लोग थे, उनका भी डेटा खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे मामले में आपको बता दें, एक की गिरफ्तारी भी हुई थी जो कि मौलाना है और एक फरार बताया जा रहा था, जिसकी तलाश जारी है। बेटी की शादी के इंतजाम में असमर्थ पिता ने मदद की गुहार लगाई। गुहार सुनते ही जिले के एसएसपी और बीजेपी नेताओं ने हाथ आगे बढ़ाया और शादी के लिए सामान के साथ कन्यादान के लिए पैसे भी दिए, जिससे मायूस पिता के चेहरे पर खुशी नजर आई। देखिए रिपोर्ट। सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज ब्लॉक के राम बहादुर दुबे दिव्यांग हैं। उनकी 5 बेटियां हैं। 2 बेटियों की शादी बहादुर दुबे ने पहले ही कर दी है। तीसरे नंबर की बिटिया का उन्होंने ब्याह तय कर दिया है। 11 जून को बारात आनी है, लेकिन राम बहादुर पैसों की तंगी से परेशान है। बेटी की शादी के लिए पूरे पैसों का प्रबंध अभी नहीं हो पा रहा है। इस हालात में बेटी के दिव्यांग पिता राम बहादुर दुबे ने बीजेपी नेताओं से मदद मांगी। फोन आने पर सुल्तानपुर के बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर RA वर्मा मदद को चल पड़े। वहीं जिले के एसपी सोमेन वर्मा को जब खबर मिली कि पैसे की तंगी से किसी बेटी की शादी रुक रही है, तो वह भी मदद को आगे आ गए। इन दोनों ने परिजनों को गद्दा, चीनी, रिफाइंड तेल, ड्रेसिंग टेबल, साड़ी, कपड़ा, अलमारी, जरूरी गहने और खाद्य सामग्री भेंट की। सोशल मीडिया के द्वारा पता चला कि एक दिव्यांग है, उनके गरीब हैं, उनकी बेटी की शादी है और बड़ा संकट है। भाई रामचंद्र मिश्र जी
ऐसे कार्यों में इनकी दिलचस्पी बहुत रहती है। इन्होंने परसों हमको बताया कि वहाँ चलना पड़ेगा। परसों ही आए, लोगों से वार्ता की और इन्होंने पूरा आश्वासन दिया पंडित जी को कि कोई भी कमी नहीं रहेगी। और पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मेरा मानना है कि गरीब की बेटी पूरे गांव की बेटी, पूरे गांव के सम्मान की बात है कि उसको जैसे हम अपनी बेटी की शादी करते हैं, ऐसे कोई गरीब है गांव का तो उसकी भी शादी में हम सबको मिलजुल के शादी में भाग लेना चाहिए, अच्छी तरह से करना चाहिए। तो वहीं रामचंद्र मिश्रा ने कन्यादान में 21,000 रुपए की धनराशि देकर गरीब परिवार का सहारा बने हैं। जिला अध्यक्ष डॉक्टर R.A. वर्मा ने कहा है कि ये राम बहादुर दुबे की बेटी नहीं बल्कि पूरे ग्राम सभा की बेटी है। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक रामचंद्र मिश्रा की अगुवाई में हम सभी लोग आज यहाँ पर आए हैं। बेटी के विवाह में किसी भी तरह की समस्या नहीं आ पाएगी। बीजेपी नेता रामचंद्र मिश्रा ने कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए हमें सूचना मिली, जिसे लेकर हमने जिला अध्यक्ष से वार्ता कर दिव्यांग की बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। 11 जून को हमारा प्रयास रहेगा कि सभी के सहयोग से इस गरीब बेटी की शादी धूमधाम से हो, जिसकी गूंज जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में जाए। और शादी में जितनी आवश्यकताएं होनी चाहिए वो व्यवस्था की जा रही है। शेष और जो भी है वो सब व्यवस्था की जाएगी। शादी में इनको कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष जी ने इसको गंभीरता से लिया है। परिवार की चूंकि बिटिया है, इसलिए पूरे संगठन के लोग और पूरे जिले भर के लोगों को इन्होंने यहाँ सबको जानकारी दी है। सब 11 जून को इनकी शादी में यहाँ लोग आएंगे भी और हम सब इनको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करने देंगे। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बेटी जानवी ने एक बार फिर शहर और राज्य का नाम रोशन किया है। पहले जेंडर इक्वालिटी, फिर अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन के द्वारा बनी डॉक्यूमेंट्री में अपनी भागीदारी और अब मिस टीन इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम किया है। देखिए रिपोर्ट। ये जो लड़की सिर पर ताज पहने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस प्रतिभाशाली लड़की का नाम जानवी है, जो हाल ही में काफी चर्चा में है। चर्चा इसलिए कि इन्होंने मिस टीन इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम किया है। जानवी बिहार के मुजफ्फरपुर के गन्नीपुर की रहने वाली हैं और महज 16 साल की हैं। उन्हें एली क्लब ने मिस टीन इंडिया 2022 पीपल चॉइस चुना है। दिल्ली में आयोजित इस अवार्ड्स नाइट्स में अभिनेता तुषार कपूर, संजय कपूर, अयूब खान की मौजूदगी रही। इन बड़े फिल्म सितारों ने जानवी को मिस टीन इंडिया 2022 का क्राउन पहनाया। मिस टीन इंडिया 2022 की खिताब अपने नाम करने वाली जानवी ने कहा कि लोगों का बहुत प्यार मिला, जिससे मेरा फैसला जीत के बहुत करीब था। मैंने पटना में ऑडिशंस दिए थे, वहाँ से मैं सेलेक्ट हुई। फिर मैंने दिल्ली में सेमीफाइनल्स के लिए ऑडिशन दिया, फिर मैं वहाँ पे सेलेक्ट हुई। फिर मैं ग्रैंड फिनाले के लिए सेलेक्ट हो गई, फाइनलिस्ट बन गई। फिर वहाँ पर काफ़ी टफ कंपटीशन था, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लड़कियाँ सेलेक्ट होकर आई थी, बट उसमें मेरी जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अच्छी रही। और ये जो क्राउन है मेरा, ये व्यूअर्स चॉइस का क्राउन है। मुझे पूरे देश भर से लाखों की संख्या में वोट्स मिले और कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी सोसाइटी के लिए किया था वो उन्होंने रिटर्न में मुझे वापस दे दिया, ये क्राउन मेरे सर पर लाकर रख दिया। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही मेरी। क्राउनिंग तुषार कपूर सर ने की थी, मनोज तिवारी जी थे, संबिता बोस मैम जो रैंप गुरु थी हमारी वो थी, तनाज ईरानी मैम, तनाज करीम मैम थी, सारे बॉलीवुड के जितने भी स्टार्स थे सबके द्वारा मेरी क्राउनिंग की गई। आपको बता दें, जानवी इससे पहले भी कई सामाजिक कार्यों और उपलब्धियों को लेकर चर्चा में रही हैं। जानवी संयुक्त राष्ट्र में जेंडर इक्वलिटी को लेकर अपनी बातें कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष रख चुकी हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।